हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। वेलकम टू अ क्लास ऑफ साइंस और हम कर रहे थे चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो आज इसी चैप्टर में बहुत कुछ समझने के बाद हम इसके ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पर पहुंच गए हैं और आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। हमने बात कर ली कि डीएनए चेंजेस के साथ, जो कि बिट बाय बिट, जनरेशन बाय जनरेशन इनकॉर्पोरेट होते हैं डीएनए के अंदर, एक नई स्पीशीज को जन्म देते हैं और एवोल्यूशन होती है, राइट। अब इसी बात को और क्लियरली समझने के लिए हम बात करते हैं एवोल्यूशन बाय स्टेजेस में। अब यहाँ पर ये जो आपकी बुक में पैराग्राफ दे रखा है, यहाँ ये समझाया गया है कि हमने ये बात मान ली कि डीएनए चेंजेस आने के साथ ओवर अ नंबर ऑफ जनरेशंस कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। बट यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है आईज का। आईज जो कि सभी ऑर्गेनिजम्स, ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं, यानी कि साइट का, देखने का जो काम है वो आईज करती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एकदम से कुछ चेंज आने से आईज का स्ट्रक्चर इवॉल्व हो गया, राइट? जैसे हम इस प्लेनेरिया की बात करें, इस प्लेटफॉर्म की बात करें, इसमें बहुत ही रूडिमेंट्री आईज हैं, सिर्फ ब्लाइंड स्पॉट्स या छोटे छोटे आई स्पॉट्स की तरह जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि लाइट को डिटेक्ट करने में काम करती हैं। बट क्या इसकी आईज हम ह्यूमन बींग्स की जो कि कॉम्प्लेक्स आईज हैं उनसे मैच करती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम ऑक्टोपस की बात कर लें या डॉग्स की बात कर लें, फिशेस की बात कर लें, सबकी आईज की कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अलग अलग है। तो क्या ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि आईज हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ये ऐसे ही एक छोटे से डीएनए चेंज के बाद ऑल्टर हो गई? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसी बात को समझने के लिए है एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। अब ये क्या कहता है कि जब एक ऑर्गन या कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है तो बीच में कुछ रूडिमेंट्री स्टेजेस भी आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यानी कि बीच की स्टेजेस से निकलने के बाद ही हम सिंपलर फॉर्म से जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की तरफ इवॉल्व हुए हैं, राइट? अब देख लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है। A question that arises here is, if complicated organs such as the eye are selected for advantage they provide, how can they be generated by a single DNA change? Surely such complex organs will be created bit by bit over generations. But how can each intermediate change be selected for? कैसे possible है कि हर change जो है वो आने वाली generation में select हुआ? और याद करो, हमने पढ़ा था कि nature उसे ही select करेगी जिसका कुछ advantage हो आने वाली generation को, right? So there are a number of possible explanations. Even in intermediary stage, जैसे कि यहाँ पर rudimentary eyes of planaria है, वो भी कुछ role play करती हैं, right? This might be enough to give a fitness advantage. In fact, the eye, like the wing, seems to be very popular adaptation. Insects have them, so does an octopus, and so do all the vertebrates. तो eyes जैसे organs, wings जैसे organs rudimentary stages से निकल कर आए तो evolution हो रही है by stages. Abrupt changes जो हैं वो evolution में नहीं incorporate होते। हालांकि हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि abrupt changes भी अपना एक रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है फेदर्स का। जैसे हमने विंग्स की बात की थी, वैसे यहाँ पर फेदर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ फॉसिल्स के अंदर, डायनासोर फॉसिल्स के अंदर विंग लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखे गए, बट ये डायनासोर्स फ्लाई नहीं करते। तो ये फेदर्स या जो ये विंग कवरिंग थी, जो एक फेदर्स वाली कवरिंग थी, ये किस काम आई और क्यों इवॉल्व हुई? तो यहाँ पर एवोल्यूशनरिस्ट का मानना ये है कि हो सकता है कोई ऐसा चेंज जो कि स्पेसिफिकली जिस पर्पस के लिए बाद में डेवलप हुआ, ओरिजिनली वो पर्पस, वो वाला कैरेक्टर्स नहीं सॉल्व कर रहा था। जैसे समझाने के लिए यहाँ पर उन्होंने फेदर्स का एग्जाम्पल ले लिया, कहा कि डायनासोर में फेदर्स दिखाई दिए जबकि ये डायनासोर स्पीशीज फ्लाई नहीं कर सकती थी। तो इसका मतलब फेदर्स आने का इनिशियल रीजन, कारण क्या हो सकता है? हो सकता है फेदर्स उनको कोल्ड से बचाने में हेल्प कर रहे हो, एक कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हो, और बाद में इवेंचुअली फेदर्स जो हैं वो फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे या डेवलप हो गए, राइट? तो इसका मतलब एक फीचर का आना ये श्योर नहीं करता कि वो इनिशियली भी एक फिक्स्ड पर्पस के लिए ही था। हो सकता है वो पर्पस जो आईज आज साइट का पर्पस सॉल्व कर रही हैं, हो सकता है वो इनिशियली कोई और पर्पस फॉलो करती हो, सॉल्व करती हो, तभी वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट हुए हैं डीएनए के अंदर और जनरेशन दर जनरेशन बदलते चले गए।
तो ये चीज एक्सप्लेन कर रखी है यहाँ पे। ऑल्सो चेंज दैट इज यूजफुल फॉर वन प्रॉपर्टी टू स्टार्ट विद can become useful later for quite a different function. Feathers, for example, can start out as providing insulation in cold weather, और हो सकता है बाद में they might become useful for flight. और इसी एग्जाम्पल को डायनासोर्स वाले एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है। इन फैक्ट इन सम डायनासोर्स दे हैड फेदर्स ऑल्दो दे कुड नॉट फ्लाई यूजिंग दीज फेदर्स, सो बर्ड्स सीम टू हैव लेटर अडेप्टेड to the feathers for being used in the flight, right? So this of course means that birds are very closely related to reptiles since dinosaurs were reptiles. तो किस तरह से fossils के मिलने से हम जो है evolutionary lineage को भी समझ सकते हैं, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर्स हम आज देख रहे हैं, जो फंक्शंस वो आज परफॉर्म करते हैं, हो सकता है इनिशियली वो फंक्शंस उस स्ट्रक्चर को ना डेजिग्नेटेड हो और वो बाद में अडेप्ट हुए हैं, राइट? ऐसा ही एक एग्जाम्पल यहाँ पर कैबेज का लिया गया है, ठीक? तो यहाँ पर बताया क्या गया कि आज भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, कई चेंजेस हैं जो कि हम डेली रूटीन में अपनी देख रहे हैं। कॉलीफ्लावर, कैबेज, अगर हम बात करें रेड कैबेज की, ब्रोकली की, तो ये सब क्या है, एक वाइल्ड कैबेज से इवॉल्व हुई हैं, राइट? तो इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। इट इज ऑल वेरी वेल टू से दैट every dissimilar looking structure evolved from a common ancestral design. तो आज ये सभी जो different types of cabbage, cauliflower, broccoli हैं, ये देखने में अलग है, but हो सकता है इनका ancestor एक हो, ठीक? और इसी एग्जाम्पल को यहाँ पर कैबेज में समझा रखा है। So humans have over more than 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant and generated different vegetables from it by selection, और obviously ये artificial selection है। This is of course artificial selection rather than natural selection. So some farmers have wanted to select of very short distances between the leaves, so they have bred the cabbage we eat. Some have wanted to select for arrested flower development and have bred broccoli. So different changes, different आर्टिफिशियली सिलेक्ट कर कैरेक्टर्स हमने एक कॉमन एंसेस्टर से जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैबेजेस जो हैं वो इवॉल्व करिए। कोलराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, कैबेज, रेड कैबेज, काले, ये सब कुछ कहाँ से इवॉल्व हुआ है, एक कॉमन एंसेस्टर से, ठीक? सो डिसिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिजम्स के केस में भी डिसिमिलर लुकिंग ऑर्गन्स या ऑर्गेनिजम्स, उनकी भी कॉमन एंसेस्ट्री हो सकती है। ये एग्जाम्पल हमें यहाँ पर जो है वाइल्ड कैबेज का लेकर हमें समझाया गया है आपकी बुक में, राइट? तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि एवोल्यूशन स्टेजेस से हुई है, रूडिमेंट्री पार्ट्स भी बीच में आते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो कि इंपॉर्टेंट हैं और इवेंचुअली जो है एडवांस्ड फीचर्स में डेवलप होते हैं। दूसरी बात हमने क्या देखी कि जो डिसिमिलर लुकिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हो सकते हैं कॉमन लाइनेज के साथ। क्लियर? तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया हमारे पास कौन सा, वाइल्ड कैबेज का एग्जाम्पल लिया हमने। फिर हमने देखा कि किस तरह से फेदर्स जो हैं वो भी हमने एग्जाम्पल में देखा डायनासोर्स में कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कोई कैरेक्टर जो है वो इवेंचुअली ओवर जनरेशन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डेवलप होता है और हो सकता है इनिशियली वो उसका फंक्शन ना हो, राइट? सो इस पैराग्राफ में आपके बुक के क्या समझा रखा है? सो हम जब भी किसी भी स्पीशीज का ओरिजिन या एवोल्यूशन देखना चाहते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, वी स्टार्ट कंपेयरिंग द डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, जो हमें डायरेक्ट एक रिलेशन बताता है इनटू द हाउ द डिफरेंट स्पीशीज हैव इवॉल्व्ड। सो अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जो कि ओरिजिनल आइडिया है, द आइडिया दैट द चेंज इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट्स इन एवोल्यूशन। Then by comparing the changes in DNA, we can easily calculate the evolutionary trend seen in a particular species. क्लियर? तो आप इसको सिंपली रीड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में से नहीं पूछे जाते, बट आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरह से एवोल्यूशन के अंदर डिफरेंट जो नेचर का रोल है, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और डीएनए में चेंजेस कैसे इनकॉर्पोरेट होते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब आपकी बुक में ही एक अलग टर्म यूज़ की गई है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी।
अब फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी जो है दैट इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप या बहुत सारे ग्रुप्स। अब एवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यूज करते हैं, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ध्यान से सुनिए, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। मतलब ऑन्टोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, इट रिपीट्स फाइलोजेनी, कि किस तरह से एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुआ है। इस बात को कौन सी ब्रांच समझती है बायोलॉजी की, कौन सी ब्रांच स्टडी करती है? दैट इज फाइलोजेनी। So we have been discussing how changes in DNA during cell division would lead to changes in the protein formation, and another point that has been made is that these changes would accumulate from one generation to the next. Could this be used to trace the changes in DNA backwards in time? तो अगर हम backward in time चले जाए तो क्या हम ट्रेस कर पाएंगे कि कब DNA जो है वो एक दूसरे से चेंज होने शुरू हुए? बिल्कुल, तो ये भी एक एवोल्यूशनरी ट्रेंड है। सो किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में, जैसे रूडिमेंट्री ऑर्गन्स थे, तो किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस में ऑर्गन्स डेवलप हुए, DNA चेंज हुए, और एक सिंपलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म से जो है नई स्पीशीज इवॉल्व होने लग गई, और इस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है फाइलोजेनी। So this approach is based on the idea that organisms which are most distantly related, ऐसे organisms जो एक दूसरे से बहुत दूर से related हैं, उनके अंदर क्या होगा? will accumulate greater number of differences in their DNA। या मैं इसको ऐसे कह लूँ कि जो organisms एक दूसरे से बहुत closely related होंगे उनके बीच में, यानी कि उनके DNA के अंदर differences कम होंगे, और जो organisms एक दूसरे से दूर से related है, दूर का रिश्तेदार है, तो उससे तो आपकी शक्ल कम मिलेगी, आपकी हैबिट्स कम मिलेंगी, बट जो क्लोजली रिलेटेड होंगे उनके साथ आपकी हैबिट्स भी मिलेंगी। बिल्कुल वैसे ही डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो स्पीशीज एक दूसरे से बहुत दूर से रिलेटेड हैं उनके अंदर डीएनए के डिफरेंसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे, रादर देन वो स्पीशीज जिनके साथ हमारा क्लोज रिलेशन है वहाँ पर डीएनए के डिफरेंसेस कम देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का एक छोटा सा पैराग्राफ आप जरूर पढ़ लेंगे। सो फाइलोजेनी इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और वन ग्रुप और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? चलिए हम आगे चलेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। सो गिव एन एग्जांपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड to determine how close two species are in evolutionary terms। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स का कैरेक्टरिस्टिक। क्यों? क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट दे हैव इवॉल्व्ड ग्रेजुअली टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट? तो हमने यहाँ पर क्या किया था? फोरआर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स के विंग्स, उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, राइट? बट दे आर परफॉर्मिंग जो है डिफरेंट फंक्शंस। So homologous organs are the characteristics being used to determine how closely two species are in evolutionary terms। Best चीज जो हम explain कर सकते हैं किस तरह से organisms related है वो है using the example of homologous organs। नेक्स्ट करेंगे, कैन द विंग्स ऑफ अ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ अ बैट बी कंसिडर्ड होमोलोगस ऑर्गन्स, वाई और वाई नॉट? सो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और विंग्स ऑफ बैट दोनों ही फ्लाइंग के लिए यूज होते हैं बट इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो ये हो जाते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक जी, तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम नहीं है बट वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं। बट अगर हम विंग्स ऑफ बैट की बात करें, ठीक है जी, तो अगर हम फोर लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करें तो इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है बट फंक्शन अलग है, तो वहाँ पर वो होंगे होमोलोगस ऑर्गन्स। जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होमोलोगस, जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम नहीं है वो होंगे एनोलोगस ऑर्गन्स। चले, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट करेंगे हम व्हाट आर फॉसिल्स, हाउ डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो हमने फॉसिल्स के बारे में क्या पढ़ा था? डेड रिमेन्स हैं ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि ओवर द जनरेशंस ऑफ टाइम जो है प्रिजर्व हो गए हैं, और वो किस तरह से एवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। यहाँ हमने एग्जाम्पल किया था डीपर लेयर्स में जो फॉसिल्स मिलेंगे वो ओल्डर फॉसिल्स हैं। तो
जैसे जैसे हम लेयर्स ऑफ अर्थ में ऊपर आते जाएंगे तो फॉसिल्स की एज डिटर्मिन हो जाएगी, एंड लाइकवाइज फॉसिल्स एवोल्यूशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे आज हमने एग्जाम्पल डायनासोर का किया, वहाँ हमने देखा कि फेदर्स हैं डायनासोर्स में, बट वो फेदर्स फ्लाइंग के लिए यूज नहीं हो रहे। इसका मतलब इवेंचुअली उन रेप्टाइल्स से ही बर्ड्स इवॉल्व हुए होंगे जिन्होंने फ्लाइंग का पर्पस के लिए फेदर्स को यूज करना शुरू कर दिया। सो फॉसिल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। क्लियर? तो आप एक एग्जाम्पल कोट करके, चाहे आप डायनासोर्स का एग्जाम्पल कोट करेंगे और वहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट? चलिए, वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम जनरली ये मान लेते हैं कि एवोल्यूशन होने से नहीं, जैसे मैं भी अगर आपको इस चैप्टर में पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द सिंपलर फॉर्म्स टू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, पर क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी आने का मतलब ये है कि हमारी प्रोग्रेस हुई है? नो, नॉट नेसेसरीली। अब इसी चीज को समझाने के लिए आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, पर उन एग्जाम्पल्स को समझने से पहले दो चीजें जो आप ध्यान रखेंगे एवोल्यूशन के बारे में, वो क्या है? सो इन एन एक्सरसाइज ऑफ ट्रेसिंग द फैमिली ट्री ऑफ स्पीशीज वी नीड टू रिमेंबर सर्टेन थिंग्स। सबसे पहले आप याद ये रखेंगे, देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस पॉसिबल एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस। तो एवोल्यूशन ऐसा नहीं है कि भी एक स्पीशीज थी, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर ये वाली स्पीशीज खत्म हो गई, एक नई स्पीशीज बन गई, फिर कुछ जनरेशन बाद ये स्पीशीज खत्म हो जाएगी, एक नई जनरेशन बन जाएगी। ऐसा नहीं है। बेसिकली ये क्या है? ये मल्टीपल ब्रांच प्रोसेस है, यानी कि एट अ सिंगल पॉइंट देयर कैन बी नंबर ऑफ स्पीशीज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जैसा हमने कैबेज में देखा, वाइल्ड कैबेज से कितने सारे कॉलीफ्लावर, रेड कैबेज, ब्रोकली, काले, और ये सब जो हैं एक कॉमन एंसेस्टर से हैं। तो जब हम एवोल्यूशन प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, सो इट इज पॉसिबल दैट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट देयर आर मल्टीपल ब्रांचेस। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक स्पीशीज एलिमिनेट होगी तो ही दूसरी नई स्पीशीज बनेगी। सो इट इज नॉट एज इफ वन स्पीशीज एलिमिनेटेड टू गिव राइज टू न्यू वन। अब जैसे हमने बीटल्स का एग्जांपल किया था, हमने देखा कि वहां पर हाथी के पैर के नीचे आने के बाद कुछ बीटल्स मर गए, बाय चांस जो थे वो एक पर्टिकुलर कलर के बीटल्स थे, बट नेचर में नेसेसरीली ऐसा नहीं होता, राइट? सो हर बार ऐसा नहीं होगा। मल्टी स्टेप जो होगा वो एवोल्यूशन होगी, मल्टीपल ब्रांचेस होंगी। क्लियर? इट विल ऑल डिपेंड ऑन द एनवायरमेंट ऑल्सो। It is not as if newly generated species are in any way better than the older one. अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं मान के चलेंगे कि जो नई स्पीशीज बनी वो हमेशा ओल्डर स्पीशीज से बेटर होगी। अब इसका कैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं? चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बैक्टीरिया का। सो बैक्टीरिया जो कि बहुत ही माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सिंपलर फॉर्म्स हैं, हम कम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं। बट क्या मैं ये मान लूँ कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर हम मैमल्स का, ह्यूमंस का जो है वो बेटर है, बेटर इवॉल्व है, हमेशा बेटर है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम एक्सट्रीम ऑफ कंडीशंस में नहीं सर्वाइव कर सकते। बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा गर्मी, कोई नेचुरल कैलेमिटी, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो बहुत फ्रेजाइल है। बट डज दिस अप्लाई टू बैक्टीरिया एज वेल? ऐसा तो नहीं है। बैक्टीरिया तो ऐसी जगहों पर भी पाए जाते हैं जहाँ पर हम ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं करते। तो ये कहना कि एक स्पीशीज जो कि सिंपलर स्पीशीज है, बाद में वो नई स्पीशीज इवॉल्व हुई तो जो न्यूली इवॉल्व्ड स्पीशीज है वो बेटर होंगी, ऐसा नहीं होता। हर स्पीशीज के अंदर अपने अपने कुछ चेंजेस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल नीड, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बेटर दे आर एबल टू सर्वाइव विद द न्यू चेंजेस, राइट? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे। दो चीजें जो इस पैराग्राफ में समझाई गई हैं, एवोल्यूशन इज बेसिकली consists of multiple branches। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि एक स्पीशीज एलिमिनेट होगी तो नई स्पीशीज बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू दैट द न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड इज ऑलवेज हैविंग अ बेटर बॉडी डिजाइन दैन द प्रीवियस वन। हर स्पीशीज की अपनी अपनी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि उसके एनवायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए बेस्ट सूटेड हैं उसके लिए। ठीक जी? सो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, उस एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इट इज नॉट ट्रू दैट ह्यूमन बींग्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजीज, रादर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड चिंपैंजीज हैव अ कॉमन एंसेस्टर अ लॉन्ग टाइम अगो। इससे ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक कॉमन एंसेस्टर से डिफरेंट जो है स्पीशीज इवॉल्व हो गई।
ठीक जी, ये एग्जाम्पल इस चीज़ का है। और जो नेक्स्ट आपके पैराग्राफ में एग्जाम्पल है दैट इज रिगार्डिंग द नेचुरल सिलेक्शन और रिगार्डिंग दैट whether a new species is always having a better design। तो इस बात पर भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि जैसे सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स जैसे बैक्टीरिया दे इनहेबिट द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस। हॉट स्प्रिंग्स में, डीप सी थर्मल वेंट्स में, आइस कोल्ड रीजन्स में भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं, जबकि हम नहीं सर्वाइव कर सकते वहाँ पर। तो दोनों चीज़ों के लिए एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल था कि हम और चिंपैंजीज जो हैं एक कॉमन इंसेस्टर से आए हैं, एक ग्रेटर एप फैमिली के मेंबर्स हैं हम ह्यूमन बींग्स, जिसमें चिंपैंजीज और एंग्यूटान्स, गोरिल्लाज ये सब आते हैं। बट ऑब्वियसली दिस इज अ मल्टी स्टेप, यानी कि एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं लॉन्ग टाइम बैक। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट चलेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तो और आज हम देखते हैं कि हम ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ फीचर्स हैं। एक सिंपल बात अगर हम स्किन कलर की भी कर लें तो स्किन कलर के हिसाब से निग्रोइड रेस भी है, यूरोपियन रेस भी है, मोंगोलॉइड रेस भी है, ठीक है ना। डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, सॉरी डिफरेंट रेसेस हैं, स्पीशीज़ नहीं रेसेस, क्योंकि हम बेसिकली सब ह्यूमंस एक ही स्पीशीज़ हैं, होमो सेपियंस। स्पीशीज एक है, हमारी रेसेस अलग हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट कैरेक्टर्स। और यहाँ पर इसी बात को समझाया गया है। कुछ लोग ब्लैक हैं, कुछ जो है वो वाइट स्किन कलर के हैं। तो इस तरह से स्पीशीज एक है बट रेसेस अलग अलग हैं। क्लियर? और यहाँ पर ये भी समझाया गया है कि आज हम चाहे जितनी भी डिफरेंट ह्यूमन रेसेस एग्जिस्ट करती हैं, बट हम सब का ओरिजिन जो है वो कॉमन अफ्रीकन स्पीशीज से है। और विद द एडवेंट ऑफ टाइम ओवर द जनरेशंस, क्योंकि फूड के लिए पहले नोमैडिक लाइफ थी, हंटिंग लाइफ थी, तो हम डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड होना शुरू हुए। और जैसे डिफरेंट रीजन्स में स्प्रेड होना शुरू हुए, वहाँ पर नेचर ने अपना रोल प्ले किया, जेनेटिक ड्रिफ्ट ने अपना रोल प्ले किया, और डिफरेंट जो हैं आज हम रेसेस देख पा रहे हैं ह्यूमन बींग्स की। बट ओरिजिन जो है दैट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन रूट्स। ठीक, तो इस पैराग्राफ में यही समझा रखा है। A couple of 100,000 years ago, some of our ancestors left Africa while others stayed on. With the residents spread across Africa, the migrants slowly spread across the planet from Africa to West Asia, then to Central Asia, Eurasia, South Asia and East Asia. They traveled down the islands of Indonesia and Philippines to Australia, and they crossed the Bering Land Bridge to the Americas. They did not go in a single line, so they were not traveling for the sake of traveling. Obviously, they went forwards and backwards, with groups sometimes separating from each other, sometimes coming back to mix with each other, and even moving in and out of Africa. Like all other species on the planet, they had come into being as an accident of evolution and were trying to live their lives the best they could. तो नेचर ने अपना रोल प्ले किया, अडेप्टेशंस ने अपना रोल प्ले किया, इसीलिए डिफरेंट जो है रेसेस आज हम देख पाते हैं ऑफ द सिंगल स्पीशीज, ह्यूमन स्पीशीज होमो सेपियंस। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। Why are human beings who look so different from each other in terms of size, color and looks said to belong to same species? आप किसी भी सेम स्पीशीज को बिलोंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। द मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। तो ऐसा ही है, ह्यूमन बींग्स का चाहे कलर कितना ही अलग हो जाए, वो फीचर्स लुक्स कितनी भी अलग हो जाएं, बट द ह्यूमन बींग्स कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। सो इंटरब्रीडिंग अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स ये इंश्योर करता है कि हम एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, फिर चाहे कोई मोंगोलॉइड रेस है, कोई निग्रोइड रेस है, ठीक है जी। तो हम सब जो है एक ही स्पीशीज के मेंबर्स हैं। हमारे डीएनए जो है वो एक जैसे हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए इज सेम, वी हैव गॉट द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, सब में 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं। और साथ ही साथ ये भी फाइंड आउट कर लिया गया कि हम सब का ओरिजिन जो है वो एक ग्रेटर एप फैमिली के हम सब मेंबर्स हैं, तो कॉमन एंसेस्ट्री है हमारी। सो दीज आर द थिंग्स विच मेक अस द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है जी, कॉमन एंसेस्ट्री होना, सेम डीएनए पैटर्न होना, डीएनए कॉम्पोजिशन सेम होना, we can interbreed among themselves to in the species to produce fertile offsprings। तो ये सब फीचर्स
क्या पॉइंट आउट करते हैं कि हम सब एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, फिर चाहे हम देखने में कितने भी अलग क्यों ना हो जाएं। क्लियर? चलिए, इन एवोल्यूशनरी टर्म्स कैन वी से विच अमंग द बैक्टीरिया, स्पाइडर्स, fish and chimpanzees have a better body design, why or why not? अब ये क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं क्या एवोल्यूशनरी टर्म्स पर कि हम में से बैक्टीरिया, स्पाइडर्स, फिश, चिंपैंजीज में से किसका बेटर बॉडी डिजाइन है? सो एवोल्यूशनरी टर्म्स में आप कभी नहीं कह सकते कि इसमें से बैक्टीरिया बेटर है या चिंपैंजी ज़्यादा बेटर है, फिश बेटर है या स्पाइडर बेटर है। हर कोई अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेड है। सो on the evolutionary terms, it cannot be said that any one of these has a better body over the other, because all of them have specific features which help them to survive in their environment in a better way. They have adapted very well to their environment. So एवोल्यूशन के टर्म्स में ये कहना कि भाई इसका बेटर बॉडी डिज़ाइन है या इसका बेटर बॉडी डिज़ाइन है, ये सही नहीं होगा, राइट? सो एवोल्यूशन डज नॉट मीन एंटायरली अ प्रोग्रेस। ये नहीं कह सकते कि एक स्पीशीज से जो नई स्पीशीज बनी है वो पुरानी स्पीशीज बेटर नहीं थी। सो एवरी स्पीशीज हैज़ इट्स ओन adaptations which are best suited for it to survive in the environment in a better way। ठीक है जी, तभी तो वो adaptations हैं। सो ये था हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो प्लीज़ इसके क्वेश्चंस अच्छे से कीजिएगा, ट्राई टू रीड द चैप्टर ट्वाइस ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। आई विल सी यू अगेन, अंटिल देन बाय।